हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपकी टॉपिक चल रही है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। इसका थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में जीन थेरेपी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। देखें ध्यान से। You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathology is very important। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली स्टेज में रोग की पहचान हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यू नो दैट द इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तभी हो सकता है, ठीक है, अर्ली डायग्नोस, जिसको प्रारंभ में ही पहचान लिया जाए। अर्ली डायग्नोस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू नो दैट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान और उसके रोग क्रिया विज्ञान, जो कि पैथोलॉजी है, रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, इसके लिए कुछ कन्वेंशनल मेथड हैं डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि सीरम एंड यूरिन एनालिसिस ETC। ठीक है, तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली, ठीक है, डिटेंशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उपचार की जो परंपरागत विधियां हैं, जिसमें सीरम और यूरिन का प्रयोग करते हुए डिजीज का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो रोग के पहले पता चल जाए कौन सा रोग होने वाला है, डिजीज होने वाला है, यह सीरम और यूरिन एनालिसिस से संभव नहीं है। तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, जो भी कन्वेंशनल मेथड हैं डायग्नोसिस के, जैसे कि सीरम या यूरिन एनालिसिस ETC, अर्ली डिटेंशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रोगों का पहले ही पता लग जाए यह संभव नहीं है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस PCR एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्वेंट एस्से आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक जांच के लिए, डिजीज के प्रारंभिक जांच के लिए कुछ टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्वेंट एस्से ELISA टेस्ट। ये सारे कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको अर्ली डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उपचार के ट्रेडिशनल मेथड हैं, सीरम एंड यूरिन, ठीक है, उनके यूज़ से जो है डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्वेंट एस्से ELISA आर सम द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ठीक, हाँ, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR और ELISA कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ठीक है, इसके द्वारा अर्ली डायग्नोसिस की जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो पैथोजन्स है, इसकी उपस्थिति सामान्यतः तब पता चलता है जब उनके द्वारा डिजीज के, ठीक है, सिम्पटम आने लगते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन्स इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। ठीक है, बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे अगर अटैक हैं, तो यह तभी पता चलेगा जब उनके द्वारा बॉडी में सिम्पटम आएंगे, तब हम उसकी उपस्थिति जान पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन्स इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्पटम। ठीक है, तो इनका तभी पता चल पाएगा जब उनके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बाई दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई
इन द बॉडी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब हमें पता चलेगा उस समय बॉडी में इन पैथोजेंस की संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। ठीक है, जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो उस टाइम में बॉडी में पैथोजेंस के नंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं। बाई दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। ठीक है, तो पैथोजेंस के नंबर जब बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि बॉडी में पैथोजेंस का अटैक हुआ है। हाउएवर, फिर भी वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। ठीक है, तो अगर बॉडी में बहुत कम मात्रा में बैक्टीरिया या वायरस का कंसंट्रेशन है तो उसको भी हम पीसीआर के द्वारा, ठीक है, पता लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। बैक्टीरिया या वायरस के न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन करके हम पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करके हम उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम व्हेन द सिम्पटम ऑफ डिजीज आर नॉट एट विजुअल, उस समय जब सिम्पटम नहीं दिख रहा है उस टाइम में हम पता लगा सकते हैं। जब सिम्पटम दिखने लगेगा तब तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब सिम्पटम नहीं दिख रहा है, वायरस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट बहुत कम है, तो उस टाइम पे हम लोग पीसीआर के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया है वेरी लो कंसंट्रेशन में। तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। तो पीसीआर की मदद से हम तभी पता लगा सकते हैं बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया है जब उनका कोई सिम्पटम न आ रहा हो। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे पीसीआर जो है डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कर लेता है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर ढूंढते हैं। कैन यू एक्सप्लेन पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीसीआर जो है कैसे जो है बहुत कम मात्रा डीएनए को भी एक्सप्लेन कर लेता है। पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected एड्स पेशेंट। ठीक है, पीसीआर का यूज जो है अब जो है HIV सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स जो हैं उनमें चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट हैं उनमें HIV की पहचान के लिए पीसीआर जो है आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है। तो पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इज सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ठीक है, तो जो HIV के लिए सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें लक्षण आशा है, जैसे दिख रहा है कि HIV इनमें हो सकता है, तो उनके द्वारा जो है पीसीआर टेस्टिंग की जाती है जिससे पता चल सके। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट मैचुरेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसका उपयोग जो है उन लोगों में भी किया जाता है जो अभी कैंसर पेशेंट सस्पेक्टेड हैं। तो उनका उपयोग जो है सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स के जीन में होने वाले जो ठीक है उत्परिवर्तन है उसको भी पता लगाने में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो कैंसर पेशेंट्स और एड्स पेशेंट जो कि सस्पेक्टेड हैं, अभी उनमें सिम्पटम्स नहीं आए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो पीसीआर इज रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV सस्पेक्टेड इन एड्स पेशेंट। ठीक है, इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट मैचुरेशन, ठीक है, म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। कैंसर पेशेंट में जीन के म्यूटेशंस को भी पता लगने में पीसीआर का यूज किया जाता है। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, यह पीसीआर जो है एक पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि
सिम्पटम्स आने के बाद जो है हमें रोगों का पता चलता है, जैसे कि पैथोजेंस के। लेकिन हमारे पास अब एक टेक्नोलॉजी है पीसीआर, जिसकी मदद से वेरी लो अमाउंट कंसंट्रेशन बैक्टीरिया वायरस का अगर बॉडी में है, सिम्पटम्स नहीं है, तो उनका पता लगाते हैं। और इसका अधिक से यूज जो है एड्स पेशेंट, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट को किया जा रहा है। और म्यूटेशन इन जीन जो कि कैंसर पेशेंट्स में होता है, उनका भी पता लगाने में किया जा रहा है। इसके अलावा जो पावरफुल टेक्निक्स जो है यूज जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाने में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संदेहात्मक जो एड्स रोगी है में एचआईवी की पहचान के लिए पीसीआर जो है आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले म्यूटेशन को पता लगाने में किया जा रहा है। और यह उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान की जा सकती है। A single standard DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, ठीक है, probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell, followed by detection using ऑटोरेडियोग्राफी। ठीक है, ध्यान से देखें ऑटोरेडियोग्राफी के बारे में। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़कर, ठीक है, टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसे प्रोब कहेंगे, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसके द्वारा दोनों आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज होकर एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार करते हैं इन अ क्लोन ऑफ सेल, फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, जिसका यूज जो है ऑटो रेडियोग्राफी में पहचान के लिए की जाता है। तो आप देख रहे हैं डीएनए या फिर आरएनए के सिंगल चैन से, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए से एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, से जुड़कर सेल्स के क्लोन में अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिड होते हैं, जिसे के बाद में जो है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, इसको बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग्ड विथ ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के द्वारा टैग किया जाता है जो कि प्रोब है, और इसको हाइब्रिडाइज किया जाता है, इन दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, और इससे क्लोन तैयार होगा। सेल्स फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, और इस सेल की पहचान जो है ऑटो रेडियोग्राफी में की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए हो या आरएनए हो कि एक सिंगल चैन से एक रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से जोड़कर सेल्स में क्लोन में, सेल्स के क्लोन में अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसको बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द पैथोग्राफिक फिल्म, ठीक है, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द पैथोग्राफिक फिल्म because the probe will not complementarity with the mutated gene। तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोन्स हैं उनमें उपस्थित जीन जो मिलते हैं उनको फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो प्रोब है, प्रोब और जो म्यूटेटेड जीन है वह आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ठीक है, तो द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो क्लोन म्यूटेटेड जीन, ठीक है, वे जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रोब जो है वह म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए या आरएनए के सिंगल चैन से एक रेडियो एक्टिव प्रोब को जोड़कर सेल्स के क्लोन में अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिडाइज करते हैं, जिसको बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचाने जाते हैं। क्लोन्स जिसमें म्यूटेटेड जीन मिलते हैं उनको फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, पर दिखाई नहीं देते,
क्योंकि प्रोब और म्यूटेटेड जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ठीक। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एलिसा टेस्ट जो है वह इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस कहते हैं। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एलिसा जो है वह एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इन्फेक्शंस बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, अगर इन्फेक्शंस हुआ है पैथोजन के द्वारा तो आप एंटीजन की पहचान करते हैं। इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। देखिए, अगर बॉडी में एंटीजन है तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में पैथोजन्स का इन्फेक्शन हुआ है। तो एंटीजन तभी बनता है बॉडी में जब पैथोजन्स का अटैक होता है बॉडी में। तो इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और वो एंटीजन कौन हो सकते हैं? प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स etc। आर बाई डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, या फिर हम एंटीबॉडी को पहचान करते हैं जो कि पैथोजन्स के अगेंस्ट तैयार हुई है। तो एलिसा टेस्ट में आप देख रहे हैं कि एलिसा टेस्ट में एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस से पहचान की जाती है, और यह एंटीजन्स बनते हैं पैथोजन्स के द्वारा, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ जो पैथोजन्स के अगेंस्ट बनती है। तो एंटीबॉडी की पहचान करके हम पैथोजन्स का पता लगाते हैं। ठीक है, तो एलिसा में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और इसमें जो पैथोजन्स हैं उनके द्वारा जो इन्फेक्शंस की पहचान जो है एंटीजन्स की उपस्थिति या फिर जो पैथोजन्स हैं उनके विरुद्ध बनने वाले एंटीबॉडी की पहचान के आधार पर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, कैसे जो है डिजीज को पकड़ा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल की बात की जाएगी। थैंक यू।